दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे क्लास में साइंस को और साइंस के सेगमेंट में देखेंगे एनर्जी को, ऊर्जा को। तो आइए देखते हैं ऊर्जा क्या है और उसको विस्तार से जानते हैं। आप ऊर्जा में देखेंगे कि किसी भी पिंड की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी की भी जो संपूर्ण योग्यता होती है किसी कार्य करने को, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसका मात्रक जूल से इसको हम मापते हैं और आप साफ देख रहे हैं जूल जैसे डिनोट करते हैं इसको, और ये जूल है आपका। अगर आप पावर की बात करें, शक्ति की बात करें, तो ये कार्य करने की दर होती है। कोई भी कार्य किस दर से की जा रही उसको बताता है ये शक्ति। और इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक वाट होता है, वाट। और आप कह सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड यानी कि आप जूल प्रति सेकेंड ये आपका 1 वाट होता है। यानी 1 जूल पर सेकेंड अगर काम किया जा रहा हो तो उसे हम 1 वाट कहेंगे। ये शक्ति का मात्रक वाट है आपका। आप इसको ऐसे समझें कि अगर एक बल्ब जो है वो 60 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा खर्च कर रही हो तो उसे हम कहेंगे कि 60 वाट का वो बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है। तो ये संबंध है आपका ऊर्जा में और शक्ति में, पावर में। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो हमेशा नियत होती है। यानी आप कह सकते कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसका जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो हर एक पॉइंट पर सेम होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यांत्रिक ऊर्जा में आप देखेंगे कि इसमें 2 प्रकार के ऊर्जा समाहित होती हैं। गतिज ऊर्जा यानी उस पिंड की गतिज ऊर्जा, और आप प्लस कर सकते उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको देख लेंगे कि कोई पिंड अगर फ्रीली गिर रहा हो तो उसका जो यांत्रिक ऊर्जा है हमेशा नियत होता है। आगे चलते कुछ बातों को और देख लेते हैं। आप देखेंगे कि आइंस्टीन साहब ने एक सूत्र दिया था E = mc²। ये था कि कोई भी द्रव्यमान एनर्जी में परिवर्तित हो सकती है, और उसका क्या समीकरण दिया था उन्होंने, एनर्जी = मास इंटू सी का मतलब लाइट के वेलोसिटी, C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, और m हो गया उस वस्तु की द्रव्यमान। तो इस समीकरण से आप जो एनर्जी है और मास के बीच में जो संबंध है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि जब हम बात एनर्जी की कर रहे हैं तो कुछ इसके अपने आप कह सकते हैं कि आप उसे बोल सकते हैं कि इसके सिद्धांत होते हैं। जैसे कि एक है ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि ऊर्जा का न तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं उसका क्षय होता है। हाँ, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहती है। तो ये उसका सिद्धांत है जो कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि जो आप अभी देखें वाट, जो शक्ति का मात्रक था वाट, तो आप कह सकते हैं कि 1000 वाट = 1 किलोवाट होता है। 1000 वाट = 1 किलोवाट। और अगर हम मेगावाट की बात करें तो 10 किलोवाट = 1 मेगावाट। और अगर इसे आप कन्वर्ट कर दें वाट में तो हो जाएंगे 10,000 वाट = 1 मेगावाट। क्योंकि जब ऊर्जा को हम मापते हैं, बड़े मात्रा में मापते हैं, तब वहाँ पर हम किलोवाट या मेगावाट का जनरली यूज़ करते हैं। आपने सुना भी होगा कि मेगावाट किसे यूज़ किया जाता है। तो 1 मेगावाट बराबर 10,000 वाट होते हैं। आप इसको याद रखेंगे।
एक और चीज़ होता है कि अगर आप कोई मशीन्स खरीदते हैं तो उसका पावर दिया हुआ रहता है, एचपी में होता है। आप डीजल पंप खरीदते हैं या कोई मोटर वगैरह खरीदते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि लिखा हुआ रहता है 1 HP, 2 HP। ये HP क्या है? बहुत लोगों को ये नहीं पता ये HP क्या है। मैं ये बता दूं कि ये HP है क्या। जनरली ये चीज़ें यूज होती हैं और आप इसे देखते भी हैं, पर हम उसे छोड़कर निकल जाते हैं। HP का अगर हम फुल फॉर्म कहें तो हॉर्स पावर होता है, और 1 हॉर्स पावर की हम बात करें, 1 HP बराबर 746 वाट। आप ये बोल सकते हैं कि 746 वाट बराबर 1 HP होता है आपका। इस तरह से मशीनों की एनर्जी की हम माप करते हैं। बस जैसा कि आप जानते हैं, जो भी पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मेन सोर्स सन होता है, सूरज होता है। यानी सूरज किसी न किसी तरीके से जो भी आप एनर्जी प्राप्त करते हैं उसका जनक होता है। जैसे आप बात कर लें सौर एनर्जी तो सीधे सूरज से प्राप्त होती है। पवन एनर्जी, पवन ऊर्जा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सूरज का कहीं ना कहीं पूरी तरह से सूरज का ही आप कह सकते हैं कि सहयोग होता है, उन्हीं का देन होता है। क्योंकि ये पवन चलती कैसे है ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा इसको, फिलहाल शॉर्ट में ये बता दूं कि जैसे ही दाब में अंतर होता है तो हवा चलती है। तो ये पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, यानी जितने भी टाइप्स लगभग आप ऊर्जा के आप जानते हैं, जितने प्रकार आप जानते हैं, जितने नाम आप जानते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो मेन सोर्स है वो सूरज होता है। नाभिकीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा सूर्य जनित नहीं है। हम कहेंगे अगर 2 टाइप के ऊर्जा को हम ले लें तो कुछ ऊर्जा मैक्सिमम जो एनर्जीज हैं वो सूर्य जनित होती हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो उसे सूर्य जनित में काउंट नहीं करते। इसी तरह से ऊर्जा के बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है कि ऊर्जा कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एक और ऊर्जा के वर्गीकरण का जो प्रकार है आप देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा, परंपरागत और गैर परंपरागत। मतलब जो एनर्जी हमारे पास उपलब्ध है, ऊर्जा के जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। परंपरागत, परंपरा से जो चली आ रही, जो कन्वेंशन हम परंपरा से पीढ़ियों से जिस एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम उसे परंपरागत कहेंगे। इसमें आप ले सकते हैं, जैसे आप लकड़ी को ले सकते हैं, हम लोग वर्षों से यूज़ कर रहे हैं, सदियों से यूज़ कर रहे हैं, जब से हम आए तब से यूज़ कर रहे हैं, जब से आग का आविष्कार हुआ तब से कर रहे हैं। चारकोल आप ले सकते हैं इसमें। कोयला, ये भी हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, परंपरा कह सकते हैं इसको। पेट्रोलियम, ये भी इसमें काउंट हो जाएगा। और नेचुरल गैस, मतलब आप इसे प्राकृतिक गैस कहें, ये चीज़ें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में काउंट की जाएंगी। गैर परंपरागत की बात करें तो इसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा, ये इसमें काउंट होगा। पवन ऊर्जा, आप देखें नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, समुद्र के लहरों से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स जो नए ऊर्जा के आ गए हैं वे गैर परंपरागत में काउंट किए जाएंगे। तो आप इन अंतरों को समझेंगे कि जो परंपरा से हमारे पास है वो परंपरागत, इसमें बस लकड़ी, चारकोल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे हैं। इसके बाद जो भी आपकी ऊर्जा के स्रोत मिलेंगे वो गैर परंपरागत में गिने जाते हैं। एक और वर्गीकरण का यहाँ पर टाइप है, वो आपका ये है कि वो ऊर्जा क्या फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, या एक बार अगर वो खत्म हो गया तो फिर वो वापस नहीं आना। इस तरह से भी हम कर सकते। एक है अनवीनीकरणीय ऊर्जा। अनवीनीकरणीय मतलब जो एक बार खत्म हो गया, अनवीनीकरण मतलब नवीनीकरण हम उसका नहीं कर सकते, उसे फिर से यूज नहीं कर सकते। जबकि एक टाइप होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा का, यानी इससे हम फिर से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बात करें कोयले की, अगर आप बात करें पेट्रोलियम की, आप इसमें देखेंगे प्राकृतिक गैस भी काउंट होगा इसमें।
ये जो है अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बनने में इनको करोड़ों वर्ष लगेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोयला जो बना है वो बड़े बड़े पेड़ों के गिरने से दबने से बना है और इसे बनने में करोड़ों साल लगे। पेट्रोलियम जो जीव जंतु थे समुद्र के किनारे वो दब गए और पेट्रोलियम बन गए, तो इनके बनने में करोड़ों साल लगते हैं और ये तुरंत बन नहीं सकते। और अगर इनका भंडार खत्म हो गया तो फिर हम इनका यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको रखते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में। एक होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे आप ले लें सौर ऊर्जा को। आप सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, शाम हो गया फिर सुबह होगा, फिर से सूरज आएंगे और फिर से हम उसका दोहन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और कोई दिक्कत है नहीं। पवन ऊर्जा, हवाएं रोज चलती हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाली और जब तक सूरज रहेंगे पवन खत्म नहीं होने वाली, तो इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा को इसमें आप काउंट कर सकते हैं, ये भी जल्द खत्म नहीं होने वाला। तो इस तरह के जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो नवीनीकरणीय कहलाएंगे। और आप देखेंगे ये स्वच्छ भी होते हैं। स्वच्छ यानी ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, स्वच्छ हैं। यहाँ से विषैली गैसें उत्पन्न नहीं होती, यानी पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हम कर सकते हैं इनको। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो इनके उपयोग करने से, इनके दोहन करने से, इनके दहन करने से बहुत सारे विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं और पर्यावरण का पूरा नुकसान होता है। इनको हम स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो आप ऐसे भी अस्वच्छ कर सकते हैं इनको, मतलब ये स्वच्छ नहीं रहेंगे और ये स्वच्छ हैं, तो ऐसे भी हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप इनको भी देखेंगे, ये भी एग्जाम्स में आते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि फला जो ऊर्जा का स्रोत है वो किस टाइप का ऊर्जा का स्रोत है। इसी में हम बात करें, अगर सौर ऊर्जा की थोड़ी सी बात कर लें हम यहाँ पर, मैं थोड़ी सी बात करूँगा सौर ऊर्जा का। उसके पहले एक और बात मैं बता दूँ कि किसी भी देश का जो प्रगति है उसको हम आंकते हैं कि उस देश में ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा और ऊर्जा का दोहन कितना हो रहा। यानी किसी देश में ऊर्जा के उत्पादन और उसका दोहन से पता चलता है कि उस देश की प्रगति कितनी हो रही है। ये कह लें कि एक मात्रक कह लें या एक मात्रक ही कहें कि एक मापक है कि आप इससे माप सकते हैं कि फला देश की जो प्रगति है वो कितनी हो रही है ऊर्जा के उत्पादन और उसके दोहन से। और अगर हम अब थोड़ी सौर ऊर्जा की बात कर लें और फिर मैं थोड़ा सा आगे और चलूँगा, बहुत ज़्यादा आज नहीं करेंगे हम लोग, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। सौर ऊर्जा को देख लें तो सन से जो हमारे पास लाइट आता है, आप इसे देख लें, 3 तरह का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। सन से अगर किरणों की बात करें तो एक किरण है विजिबल लाइट के रूप में, यानी आप इसको बोल सकते हैं दृश्यमान प्रकाश, जिसे हम देख सकते हैं और जिसको देखने में हम लोग यूज़ करते हैं। एक प्रकार की किरणें ये होती हैं। एक प्रकार की किरण की और मैं बात करूं, दूसरी की जो किरण आ रही उसे हम कह सकते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, इसे आप रक्त का रेड, तो इंफ्रारेड जो रेज हैं। और तीसरी टाइप की जो किरणें सूर्य से आती हैं वो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे आप हिंदी में पैराबैंगनी कहते हैं, पैराबैंगनी किरणें। मैं कुछ खासियत बता दूं, इनकी खासियतें कुछ बता दूं मैं आपको। विजिबल लाइट का उपयोग हम देखने में करते हैं, जो हमें दिखता है वो विजिबल लाइट है, जिसे आप श्वेत प्रकाश कहते हैं। अगर आप इधर देख लें तो श्वेत प्रकाश जो हमें सन से प्राप्त होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 7 रंगों के मिश्रण से बना है, आप लोग जानते भी हैं। और शॉर्ट में अगर हम बात करें तो विबग्योर इन 7 रंगों से बना है। बी फॉर वॉयलेट बैगनी, आई फॉर इंडिगो आसमानी, बी फॉर ब्लू नीला, जी फॉर ग्रीन हरा, वाई फॉर येलो पीला, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी और आर फॉर रेड लाल। इन 7 रंगों के मिश्रण से ये श्वेत प्रकाश बनता है और जो हमें विजुअल है, जिससे हमको दिखता है या हम देखते हैं। दूसरी प्रकार की जो किरणें हैं वो अवरक्त किरणें हैं। अवरक्त किरणों से ही हमें गर्मी प्राप्त होती है। जो हमें सूरज के प्रकाश में जाने पर गर्मी का एहसास होता है वो एहसास इन किरणों से ही होता है।
यानी कि ऊष्मा की जो प्राप्ति होती है, जो हमें गर्मी लगती है सूरज के किरणों में जाने पर, वो अवरक्त किरणों के कारण ही होता है। ये किरणें हमारे पास आती हैं और हमें गर्मी का एहसास दिला के जाती हैं। और अल्ट्रावायलेट की बात करें, पराबैंगनी किरणों की बात करें, तो इन किरणों का अवशोषण ओजोन के द्वारा, जो ओजोन परत है वायुमंडल का, मैं ज्योग्राफी के क्लास में बताऊंगा इन परतों के बारे में। तो ओजोन परत के द्वारा इन किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। ये किरणें हमारे लिए खतरनाक भी हैं, अगर हम तक आ जाए तो कैंसर वगैरह, जो चर्म रोग हैं, चर्म रोग वगैरह यहाँ से उत्पन्न होंगे। तो ये 3 टाइप के जो रेस आते हैं सूर्य से, तो अवरक्त किरणों का यूज जनरली हम लोग करते हैं ऊष्मा के रूप में। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि सन से जो एनर्जी प्राप्त होती है, तो हम उसे सोलर पैनल बनाकर यूज़ करते हैं, उसको विद्युत में परिवर्तित कर लेते हैं, या सीधा गर्मी ऊष्मा से ही गर्म करके, और आपने सुना होगा कि खाना भी पका लिया जाता है उसकी गर्मी से, जिससे हम लोग शायद सोलर कुकर कहते हैं, उन सभी से। तो सन का ये फायदा है। और ये इस मामले में हम थोड़े भाग्यशाली हैं कि भारत में करीब 300 दिन, इसमें ध्यान देंगे, लगभग 300 दिन हमें सन की एनर्जी प्राप्त होती है। मतलब सूरज 300 दिन सामने रहते हैं हमारे, तेज धूप खिली रहती है, आप कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि साल में 365 या 366 दिन होते हैं। तो मैक्सिमम डेज हमारे पास सूरज अवेलेबल है और हम सौर ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, तो इस मामले में हम भाग्यशाली हैं। अब बात भारत की भाग का चला है, भाग्यशाली होने का चला है, तो मैं एक बात और बता दूं कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भी भारत भाग्यशाली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं इसकी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये कम पाई जाती हैं और ये प्रदूषण भी खूब फैलाती हैं। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा प्रदूषण भी कम फैलाती है, हम इसका यूज़ बार बार कर सकते हैं। और हमारे पास हैं, जैसे मैं अभी बात करा कि 300 दिन सन हमारे पास अवेलेबल है, हम सौर एनर्जी का यूज़ कर सकते। आप देखिए होंगे कि समंदर का जो किनारा है, समुद्र बोलने, सागर बोलने, जो हमारे यहाँ किनारे हैं, ये बहुत लंबे हैं। आप मैप में जाके भारत का देखें तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, एक लंबा समंदर का किनारा है, जहाँ पर हम पवन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, पवन ऊर्जा। क्योंकि जहाँ पर हवाएं चलती हो ना और रेगुलर वे में चलती हों, वहाँ पर हम इसका सही से यूज़ कर सकते हैं। और समंदर के पास ये हवाएं रेगुलर वे में चलती हैं, सिस्टमेटिक चलती हैं, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा का हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़मीन है जिसे जेट्रोफा का हम पैदावार कर सकते हैं, और जेट्रोफा एक ऐसी फसल है जो जल्दी तैयार भी होती है और पेट्रोलियम में इसका यूज होता है। तो ये मिलाकर हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका यूज अगर सही से हम करें और बेहतर करें, तकनीक के साथ करें, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के मामले में हम थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे, और हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम एनर्जी के कुछ पहलुओं को जाने। हालांकि ऊर्जा का ये जो क्लास है और बड़ा होगा, मैं अगले अंक में, वीडियो के अगले अंक में ऊर्जा के और क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।